घोषणा पत्र लाने में देर की वजह क्या थी? मतलब जो एकदम अंत समय में दोनों पार्टियों ने लाया, भारतीय जनता पार्टी इवन आपसे पहले ले आई, तो आप लोग क्या मतलब वेट कर रहे थे कि नहीं, भारतीय देरी जनता पार्टी नहीं क्या ला हुई रही है। है? इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? चूंकि नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आज दिवाली है, तो सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक बधाई आप सभी को हमारे तरफ से। और हम अभी खड़े हैं, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये एक नाम लिखा हुआ है, पत्रकार सदन कसडौल, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। तो कसडौल, बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से मैं आप सभी को 2023 के इस दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का दिन मंगलमय रहे, जीवन मंगलमय रहे। 5 दिन बचे हैं चुनाव में और ऐसे में हम लोग हैं कसडौल में, तो कुछ लोग यहाँ पे दिखे हमारे को चाय पीते हुए। पास में ही नगर पंचायत का कार्यालय है, पड़ोस में ही व्यवहार न्यायालय है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवचरण पटेल है। देवचरण पटेल जी, क्या करते हैं? हाँ, पेशे से लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ और बहुत बढ़िया। सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मतलब मैं अपने पटेल मरार समाज का प्रांत अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। कैसा चल रहा है? मतलब कसडौल, यानी कसडौल बलौदाबाजार जिले में आता है। बिल्कुल। बलौदाबाजार जिले का कैसा मतलब इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है इस बार? चूंकि अपन कसडोल विधानसभा से हैं जी, इसलिए हम बलौदाबाजार जिले के कसडोल की बात करेंगे। कसडौल की बात करें। कसडोल विधानसभा की बात करेंगे जी। बलौदाबाजार अपना कोई है नहीं अभी है, जी इसलिए बलौदाबाजार अब भाटापारा में क्या चल रहा है ये तो बता नहीं सकते, जी बट कसडोल के बारे में जरूर बता सकते। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों में एक पहले उत्सुकता देखी जाती थी, जिस प्रकार से कोई बड़ा लीडर चुनाव लड़ता था जी जो एक माहौल क्रिएट होता था, है ना, पब्लिक में या कार्यकर्ताओं में। आज का जो विषय है, आज का जो माहौल है, जी बिल्कुल हर आदमी ये चाहता था कि कसडोल ज्यादा खर्चीला ना हो। जी उस अंदाज में जो पार्टियों ने टिकट वितरण की है, जी, उस हिसाब से लोग शांत होकर एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ खर्चीला ना हो, मतलब बड़े नेता जब आते थे तो खर्च ज्यादा खर्च हो जाता। जी, ये मेरे कहने का मतलब है। और यहाँ पब्लिक सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी का घोषणा पत्र क्या है, जी, किसको क्या मिलेगा, ये घर में बैठ के आकलन कर रहे हैं। ज्यादा सड़कों में आकर के हो हल्ला करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं इस समय। लेकिन प्रचार तो चल रहे होंगे, सारी पार्टियां अपने हिसाब से प्रचार कर रही होंगी, जन समर्थन उनके साथ चल रहा होगा, जनसंपर्क चल रहा होगा, तो एक आकलन लोग लगाते हैं, एक अंदाजा लोग लगाते हैं, पता चलता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बोला कि सड़कों पे आकर के हो हल्ला करना या फिर एकदम से हवा बनाना कि भाई किसी एक खास पार्टी के लिए कि वो जीत रही है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे सो चल रहा है, आपका कहना है? बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल सुस्त नहीं है। सो मैंने कहा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहना है जी। मैं लाओ लश्कर, इसीलिए मैं तो बोला ना, ज्यादातर लाओ लश्कर किसी पार्टी में देखा नहीं जा रहा है। जी, है ना, एक मतलब कॉमन मैन की तरह यदि मैं बोलूं जी, तो लाओ लश्कर तो चल रहा है, लेकिन बहुत कम चल रहा है, मतलब कम संख्या में चल रहा है। जी, ये मेरे कहने का मतलब है। मुद्दा क्या है? मतलब इस बार कसडौल विधानसभा का मुद्दा क्या है? मतलब इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या है? बेसिक सवाल पे अगर हम लोग अपने बेसिक सवाल पे आए तो किस मुद्दे पे यहाँ चुनाव चल रहा है या चलेगा, या वोटिंग किस मुद्दे पे होगी? मैं जहां तक समझता हूँ जी, वोटिंग का देखिए अलग अलग सभी पार्टियों का है जी। कांग्रेस ने ऋण माफी की बात की है, भाजपा ने महतारी वंदन योजना की बात की है जी। अब यहाँ लोगों को समझाने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पार्टी का जो घोषणा पत्र है जी वो ज्यादा प्रभावित हो जाए। तो यहाँ मैं जहां तक समझता हूँ ऋण माफी अलग मुद्दा है, पुरुषों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो महतारी वंदन योजना निकाला है जिसमें 1000 प्रति महिला को, प्रत्येक महिला को देना है, कहीं कहीं पे बवाल भी हो रहा है इस बात को लेकर। बवाल हो रहा है, होने दीजिए, लोग तो बोलेंगे, लेकिन ये इफेक्ट जरूर करेगा। महतारी वंदन योजना बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव डाल रही है, मतलब बिल्कुल मुद्दा ये रहने वाला है। होगा। दोनों पार्टियों की घोषणा पत्र आई हुई है, आपने घोषणा पत्र पे पहुंच गए आप। तो कांग्रेस के भी काफी, जैसे कुछ लोग, बहुत सारे लीडर्स से भी हमारी बातचीत हो रही है ऑन कैमरा, एकदम रोड पे, एकदम ग्राउंड पे, जब वो अपने जनसंपर्क में है तभी अपन पहुंच रहे हैं, तो वहां पे भी बातचीत हो रही है। भरोसे की बात कर रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे या महतारी वंदन योजना
जैसे भूपेश है तो भरोसा है एक नारा चल रहा है। पिछली बार उन्होंने किया है तो ये एक भरोसा हो रहा है। देखिए, भूपेश है तो भरोसा है जी, मैं जहां तक भरोसे की सरकार, काका जिंदा है, कक्का ये सब जिंदा नारा चल रहा है। ठीक बोल रहे हैं आप जी, नारा तो चलेगा। मेरा एक ही सवाल है इस मुद्दे पे, इसके पहले भी सेंटर में ऐसी कुछ लोगों सवाल के बदले सवाल नहीं वकील साहब, आप सवाल नहीं एडवोकेसी नहीं, मतलब नहीं, आप वकील हो तो वैसे वकालत मत नहीं, करो। नहीं, मैं वकालत मतलब नहीं पॉइंट कर की बात करो आप। मतलब जैसे मैंने आप- पूछा कि ये आपने कह दिया कि भूपेश है तो भरोसा है। नहीं, मैंने नहीं कहा, पब्लिक कहती है, मैं भी मान रहा हूँ इस बात। इसके पहले मैंने कहा कि पटेल है तो भरोसा है, लेकिन आपने उस पर कटाक्ष किया और उसी पॉइंट को लेकर के आप कह रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, पहले जो था रेशियो अप एंड डाउन बीजेपी और कांग्रेस की, उस तरीके से खाई मतलब घोषणा पत्र आने के बाद से और ये मतारी वंदन योजना आने के बाद से एक कंपटीशन में दोनों पार्टी एक कंपटीशन में आ गई। एक तीसरी बात छेड़ते हैं हम लोग, यहाँ शुरू करते हैं। पास पड़ोस के पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी आई हुई थी अभी बिलासपुर में। अच्छा, मध्य प्रदेश से दौरा, मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है तो दौरा होते हुए यहाँ तक उनका दौरा हुआ। और आपके पड़ोस के विधानसभा या फिर यूं कह लूं कि जिला जांजगीर चांपा में एक 2 सीट पे वो रहते हैं, 1-2 सीट पे अभी भी हैं, 3 सीट पे भी वो रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के आधार पे अगर मैं बात करूं तो वो एक मतदाता जो है, वो एक वोटर जो है, वो कैसे मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ अगर आप प्रकाश डाल पाए। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की कोई क्रेज नहीं हो सकती। 2 सीटों की इफेक्ट करती है पामगढ़ और जय जी। पिछले वर्ष बिलाईगढ़ विधानसभा को खासा प्रभावित किया था, लेकिन इस वर्ष वो भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से कसडौल की अगर मैं बात करूं तो काफी कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी से यहाँ रहे, इस बार वो मैदान में नहीं, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है उस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधानसभा अग्रवाल जी थे, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। यही तो है भारतीय जनता पार्टी की खासियत। तो वैसे आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की भी यही खासियत है, उनके भी पूर्व जो थे यहाँ पे वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो विधायक है ना, विधायक थे जी, लेकिन टिकट काट दिया, उनका टिकट काट दिया गया। जिस प्रकार से इनका मान लीजिए इनको नहीं दिया गया, वैसे उनको नहीं दिया गया। तो लोकल लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। पब्लिक का डिमांड भी था कि कोई आप मतलब भारतीय जनता पार्टी के आप सपोर्टर हैं। हाँ, मेरे बात के अंदाज से तो आपको समझ में आ, इसलिए तो मैंने स्पष्ट बोल दिया। नेता भी हैं या फिर केवल मैं सामाजिक नेता हूँ और ऐसे भी नेता हूँ। मैं टूरिस्ट बोर्ड का डायरेक्टर रह चुका हूँ जी, है ना, बीजेपी गवर्नमेंट थी तो जी। तो मतलब प्रभावित रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और नो डाउट मैं प्रभावित हूँ और हमेशा रहूंगा भी। चलिए, एक सवाल आ रहा है, अब स्पष्ट हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो थोड़ा सवाल मैं वहां से लेके आऊं। चरणदास महंत जी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे हमने सवाल रखा, घोषणा पत्र पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह जी गृह मंत्री होते हुए, एक गृह मंत्री होने के नाते, घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बतौर नेता, बतौर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जारी किया। पूरे देश के दूसरे प्रदेशों में भी किसानों के लिए या धान के समर्थन मूल्य के लिए क्या ये समर्थन मूल्य दूसरे प्रदेशों में भी लागू होगा, ये उनका सवाल था। तो चूंकि आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्वकर्ता जैसी बात हुई, तो सवाल तो बनता है। बिल्कुल सही कहना है। लोकसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम पड़ेगा, व्यापक तौर पे इसका क्या असर पड़ेगा, या कैसे देखना चाहिए इसको? ये तो बहुत क्रिटिकल सवाल है आपका, क्योंकि हम उस लेवल के लीडर तो है नहीं जी। नहीं, आप एक आम सेंट्रल वाइज जो आंसर दे सकते, एक आम सोच की बात एक आम सोच होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपने छत्तीसगढ़ के बारे में सोचा जी, क्योंकि किसान तो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, सब जगह है जी, है ना। और यदि मान लो छत्तीसगढ़ में परमानेंटली आपको इतना मिल रहा है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट, और हमने भी मान लीजिए कर दिया है, बाकी जगह पे भी लागू करवा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, किसानों को प्रॉफिट होनी चाहिए। और देखा जाए तो गृह मंत्री भी पूरे देश के ही हैं। हाँ, पूरे देश के गृह मंत्री हैं। तो पड़ोस का राज्य उड़ीसा, धान वहां भी होता है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट बंगाल, धान वहां भी होता है, झारखंड, बिहार, मतलब धान के उपज वाले समीकरण कुछ और हो सकता है। इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि अपन समझते हैं
लेकिन सवाल तो लोकसभा चुनाव है तो बनेंगे। लोकसभा के चुनाव जिस चलिए, समय बहुत लोकसभा बढ़िया। आएगी उस समय हम उनका जवाब देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया वकील साहब, एक ओके। बार नाम अपना फिर से बता मेरा दीजिए। नाम देवचरण पटेल है। देवचरण पटेल जी, जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया देवचरण पटेल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और Thank भी you। कुछ लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। हमारे यादव जी से बात जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। संतोष कुमार साहू। जी, क्या करते हैं सर? मैं शिक्षक हूँ। शिक्षक हैं, टीचर हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार वर्मा। संतोष कुमार, मतलब दोनों संतोष ही हैं। आप क्या करते हैं? मैं प्रिंसिपल हूँ स्वामी आत्मानंद। वाह, गुड, वेरी गुड, ग्रेट। मतलब शिक्षा से जुड़े हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए, मतलब बातें होंगी मजेदार। आज जो बैठे हैं वो है कद्दावर। जी बिल्कुल। जी, मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। अशोक कुमार यादव है। क्या करते हैं सर? मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ बलौदाबाजार। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं बलौदाबाजार। जी तो थोड़ी पॉलिटिकल चर्चा भी होगी जिले स्तर की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ईश्वर प्रसाद पटेल है। मैं जनपद सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षक प्रमुख हूं जिला बलौदाबाजार। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, और दो इंटेलेक्चुअल लोग भी बैठे हुए हैं। मतलब टीचर शिक्षक समुदाय से हैं, तो बातें गहरी होंगी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारा कार्यक्रम है इलेक्शन ब्लूप्रिंट। जी तो पहले मैं सर से शुरू करूंगा, प्रिंसिपल साहब से शुरू करूंगा। आत्मानंद की बहुत चर्चा चल रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की। ये जो कांग्रेस सरकार अभी वर्तमान में भूपेश सरकार है, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। कैसा, क्या विद्यालय है, नई चीज है? और जैसे छत्तीसगढ़ में तो लोग जान रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से बाहर की अगर बात की जाए, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आपके बगल में कांग्रेस पार्टी के एक लीडर बैठे हुए, उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं। मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है, और माननीय राहुल गांधी जी आते हैं, और लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, तो ऐसे कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को हम दूसरे प्रदेशों में लेके जाएंगे। तो उन मॉडल्स में ये आत्मानंद स्कूल भी है एक मॉडल। तो थोड़ा प्रकाश डालें इस पे कि कैसा है, क्या है। तो प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार अपना नाम बता दीजिए और थोड़ा सा परिचय अपना। हाँ, मेरा नाम संतोष कुमार वर्मा है जी। और मैं अभी जस्ट सही स्टार्ट हुआ है और मैंने वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई है प्रिंसिपल। स्कूल का नाम पूरा? स्कूल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम, गुरु घासीदास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसडोल। कौन सा जगह बताया? ये अपना ये कसडोल। कसडौल, हाँ जी। तो कैसा है ये, मतलब आत्मानंद विद्यालय जो है, आप कब से हैं इस विद्यालय में? हाँ, अभी लास्ट ईयर मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। मतलब 1 साल से? हाँ, 1 साल से। तो योजना भी नई है लगता हाँ, है, योजना पिछले 5 बिल्कुल अभी वर्षों में ही ये तीसरा प्रभाव में आई है। हाँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इससे जुड़े हुए आसपास के ग्रामीण इलाके के जितने भी टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं, जो जिनको वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे, जैसे कि उनको फी वगैरह देना पड़ता है, और एक इक्विपमेंट जैसे जिस प्रकार से लैबोरेटरीज वगैरह का, वो सारी चीज़ें होती है। तो एडवांस जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है यहाँ पर, मतलब आप लैब देख लीजिए, आप बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, पूरी तरह से नए इक्विपमेंट्स, पूरी तरह से टोटल एडवांस्ड वहाँ पर इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। आप लाइब्रेरी ले लीजिए, उनका बहुत अच्छे अच्छे मतलब पुस्तकें हैं, और स्मार्ट क्लासेस हैं। आजकल के बच्चों को जैसे स्मार्ट क्लासेस है, मतलब बेसिक जो पूरी ये तरह से बेसिक जितने भी एक न्यू जनरेशन को जैसा चाहिए वैसा एक नए तरह से स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी होती है। और वहाँ मतलब कब से, किस क्लास से बच्चे वहाँ? क्लास 1 से पूरे क्लास 12 तक, और पूरा टोटल फ्री ऑफ एजुकेशन है। मतलब बच्चों और सभी को स्मार्ट किसी भी, क्लासेस? हाँ, और स्मार्ट क्लासेस मतलब सभी नहीं है, 4 हमारे यहाँ 4 स्मार्ट क्लासेस हैं। 4 स्मार्ट हाँ, क्लासेस? 4 स्मार्ट क्लासेस हैं, और पूरी तरह से क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का पूरा टोटल जितने भी मतलब जो सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को, वो सारी सुविधाएं हैं। और कोई भी एक भी मतलब बिल्कुल जीरो है, मतलब 1 रुपया नहीं लेना पड़ता वहाँ पे। इतना मतलब बच्चों जितने भी आते हैं वहाँ पे निःशुल्क उनकी शिक्षा दी जाती है। निःशुल्क शिक्षा होती है। छात्रावास वगैरह की भी व्यवस्था या कोई इस तरह? छात्रावास की व्यवस्था अभी नहीं की है। छात्रावास की व्यवस्था नहीं अभी है। नहीं। और मतलब सारे सब्जेक्ट्स, मतलब हर पूरे सब्जेक्ट्स के, और टोटल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर्स हैं जी, और पूरी तरह से पूरी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुए हैं। मतलब टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सरकारी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, और अच्छे टैलेंटेड टीचर्स हैं पोस्टेड हैं यहाँ पर, और पूरी तरह से हर मतलब सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स। और इस तरह के पूरे प्रदेश में मतलब हर जिले में हर जिले में, और लगभग अब तो ब्लॉक लेवल पे भी बहुत सारी चीजें बहुत स्थानों में खुल गया है जी। जैसे अभी
यही हमारे यहाँ कसडोल में प्रॉपरली जैसे इंग्लिश मीडियम जैसा होता है जी वैसे हिंदी मीडियम भी ओपन किया गया है। जी जी जी। मतलब स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम, मतलब स्वामी आत्मानंद विद्यालय हिंदी मीडियम हिंदी भी है और माध्यम इंग्लिश और मीडियम। अंग्रेजी माध्यम दोनों। तो ये दो मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम को अलग करना या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दो करना, मतलब इसके पीछे का अगर कोई लॉजिक या कोई लॉजिक वही है कि जैसे जो गुणवत्ता, जिस प्रकार से गुणवत्ता देखी जा रही है और सरकार की ओर से कि बच्चे आसपास के आते हैं और गरीब परिवार से होते हैं तो क्यों ना उनको एक अच्छे से सुविधा दी जाए। और नहीं, मैं मतलब मेरा सवाल यहाँ पे है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दो अलग अलग। हाँ, एक हिंदी माध्यम में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जैसे कि कई ऐसे माध्यम मतलब बच्चे आते हैं परिवेश, ग्रामीण परिवेश से, जिनको इंग्लिश में उतनी ज्यादा रुचि नहीं रहती है, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको, तो उनके लिए हिंदी माध्यम जो हमारा चलता है जिस प्रकार से, उनको भी वही सुविधाएं हैं पूरी तरह से जो इंग्लिश मीडियम में जो मतलब ये स्टूडेंट्स के ऊपर है, वो इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश विद्यालय में जा सकते हैं, हिंदी ऑप्शन दोनों दिया गया जी। सर से जरा मुखातिब हो हम, बहुत काफी आपने नॉलेज दिया जी। एक बार नाम बताएंगे सर? संतोष कुमार साहू। संतोष कुमार साहू जी हैं, आप टीचर हैं आत्मानंद? फिजिकल टीचर हूँ। फिजिकल टीचर हैं आप? बोरसी। शिक्षक से आपके मतलब टीचर से, टीचिंग से संबंधित सवाल पे हम लोग बात करेंगे। टीचर हूँ जी, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है, जानने की उत्सुकता ये है कि इससे जो एक रोजगार, जो भाई साहब ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर हैं, तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होंगे? नहीं, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन्होंने बताया कि टीचर्स वहां पे हैं आत्मानंद में, प्रिंसिपल साहब ने जैसा बताया है ना। तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचरों की बहाली हुई, इससे रोजगार पे कितना, मतलब जैसे कहीं से तो लोग आए होंगे जॉब करने, आप तो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, लेकिन बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए, इससे रोजगार पे भी फर्क पड़ा होगा कुछ? जो शिक्षक बनना चाहते होंगे, सरकारी नौकरी नहीं लग रही होगी, ऐसे में एक आत्मानंद विद्यालय बोले तो रोजगार का भी जरिया बना कुछ पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। बिल्कुल, जिसमें जैसे कि सर ने बताया, इसमें इंग्लिश मीडियम खोला गया है जी, और इसमें क्राइटेरिया रखा गया है इंग्लिश मीडियम के लिए। गवर्नमेंट जो जॉब निकालती है उसमें बीएड डीएड कंपलसरी रहता है, और इसमें जैसे कि आत्मानंद हो गया, इंग्लिश मीडियम निकाल रहे हैं, तो इसमें एक क्राइटेरिया नहीं है बीएड डीएड का, लेकिन क्राइटेरिया रहता है इंग्लिश मीडियम का। तो बहुत कुछ ऐसे टीचर रहते हैं जो इंग्लिश मीडियम वहाँ दिलाते हैं पेपर, और हिंदी मीडियम वाले तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन टैलेंटेड जो होते हैं इसमें आज रह रहे हैं इंग्लिश मीडियम से। और चूंकि सर ने बताया कॉन्ट्रैक्ट बेस है, और जानते तो हैं आप रोजगार की भी थोड़ी समस्या है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम निकलता है। नहीं, मेरा तो उनके लिए एक वो रहता है, समय रहता है, कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल 3 साल, 1 साल का निकाले हैं अभी, और उसके बाद उसके काम के ऊपर से आगे ले जाते हैं, फिर आगे बढ़ा रहे हैं उसको। और 1 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट निकाले, कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जस्टिफाई करते हैं शायद वो, मतलब हाँ, चेक करते हैं कि जी, कैसे चेक टीचर करते हैं, कितनी क्वालिटी है, एबिलिटी कितनी है, योग्यता कितनी है, उसकी वर्क प्रणाली के ऊपर पे, और आगे बढ़ाते जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को जी। तो क्या इससे क्या मतलब समाज पे क्या फर्क दिख रहा है आपको? अब देखिए, जो आ रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हुए हैं तो उनको परफॉर्मेंस देना पड़ता है अपना, और परफॉर्मेंस के बेस में अच्छा पढ़ाई करेंगे, निश्चित ही अच्छा पढ़ाएंगे जी जी। और अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा, और अपना परफॉर्मेंस देंगे तभी तो आगे जाएंगे, इनका है सोच है। चलिए, आप पहले से सरकारी विद्यालय में टीचर रहे हैं, तो क्या अंतर देखने को आपको मिल रहा है जब ये आत्मानंद नहीं था और आप लोग पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे, और अब ये आत्मानंद विद्यालय खुला है, तो बेसिक अंतर? नहीं, सर मांग रहे हैं अभी जो हिंदी माध्यम हुआ है उसको स्वयं स्वामी आत्मानंद ने हमारा भी, हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, वो मतलब जितने भी जो सरकारी स्कूल थे वो हिंदी कुछ ब्लॉक्स में 3 स्कूल जो है, 3-4 स्कूल जो है, उसको आत्मानंद यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे किया गया है। यहाँ हमारे कसडोल ब्लॉक में 4-5 2 यहाँ पे 3 इंग्लिश मीडियम से हैं। नहीं, मैं थोड़ा क्लियर बाकी करता हूँ इसको, हिंदी। मैं थोड़ा समझता हूँ इसको ऐसे कि जैसे आपने कहा कि जो पहले से विद्यालय थे, सरकारी विद्यालय जो शासकीय विद्यालय थे, वो सभी आत्मानंद के पैटर्न के हिसाब से कुछ नए इंग्लिश विद्यालय खुले, और कुछ जो पुराने विद्यालय जो शासकीय विद्यालय थे उनको आत्मानंद हिंदी मीडियम कर दिया गया,
ये आपका कहना है। जी। उसी विद्यालय में पदस्थ हैं। उसी विद्यालय में ये पदस्थ है, तो ऐसा सभी विद्यालय के साथ हो रहा है। ऐसा तभी नहीं हुआ है, मतलब ब्लॉक जो है हमारे गवर्नमेंट जो है पहले ब्लॉक लेवल पे उसको प्रयोग कर रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल में 5-6 स्कूल जो है हमारे कसडोल ब्लॉक में, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश खोला गया है 5-6 स्कूल को, और धीरे धीरे परफॉर्मेंस देख के बढ़ाते जाएंगे। धीरे धीरे परफॉर्मेंस देख के बढ़ा। तो मतलब इससे रोजगार संबंधित जो बात कर रहे थे हम लोग, जो बात मैंने काट दिया, कि क्या फर्क दिख रहा है मतलब। अब देखिए रोजगार का तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से वहाँ हैं, और वहाँ जो प्रतिनियुक्ति हुई है हम लोग वहाँ सेम टू सेम जितने भी शिक्षक थे वही हैं। केवल इंग्लिश मीडियम जहाँ खुल रहा है, वहाँ बढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम के लिए चूंकि वहाँ पे शिक्षक नहीं थे तो अलग से अपॉइंटमेंट यहाँ पे डीओ के माध्यम से हो रहा है। मतलब हिंदी और मीडियम हिंदी के लिए जो हम लोग ऑलरेडी थे तो वहीं पे वहाँ नियुक्त किए हैं। केवल इंग्लिश जो हो रहा है, और जहाँ टीचर की कमी है वहाँ पे तो भरते जा रहे हैं। हिंदी मीडियम खुला है लेकिन टीचर नहीं है वहाँ पे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे हमारे डीओ कार्यालय से नियुक्ति हो रही है। और शिक्षा का स्तर उठा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर उठा है, बहुत ज्यादा उठा है। अभी निश्चित ही रूप से आत्मानंद जैसे सर ने बताया, बच्चों में हर चीज डेवलप हो रहा है ना, पढ़ाई को लेकर के। पहले क्या था, स्कूलों में सुविधाओं का अभाव था, अभी ऑनलाइन पढ़ाई, जैसे कि सर अब एक भूलना तो जमाना भी बदल रहा है अभी। बात करना स्मार्ट भूल गए। क्लासेस। जैसे कि अभी आत्मानंद में यहाँ कोचिंग स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप नीट और जेई का भी यहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं ऑनलाइन। बहुत अच्छा पहल है उनका। अभी तो और सरकार ने घोषणा किया है केजी से पीजी तक जो। देखिए अब देखिए बढ़िया योजना है, क्योंकि आजकल पढ़ाई का स्तर तो जान रहे हैं आप। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो लाखों रुपए में चलता है आजकल, हजारों में नहीं। हमारे जमाने हम लोग जब थे वहाँ 100 रुपए 200 रुपए फीस रहता था। अब आज के डेट में एक बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो 1 साल का आपका फीस कम से कम 1 से 1.5 लाख कम से कम होता है। अब यहाँ पे जो वही सुविधा है, जो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो उनको भी वही सुविधा देगी, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं बच्चे। यहाँ भी नहीं कर रहे हैं। पिछला रिजल्ट देखे हैं आप, जितने भी मेरिट में पास हुए बच्चे, अधिकतर बच्चे जो स्वामी आत्मानंद थे। बहुत बच्चे स्वामी आत्मानंद से मेरिट बेस में आए अंडर 10 में, तो एक बढ़िया प्रभाव था हमारे मुख्यमंत्री। मतलब दूसरे प्रदेशों के लिए एक मॉडल है जी, मॉडल ही होगा। मतलब छत्तीसगढ़ का ये एक मॉडल जो है आत्मानंद जी। अभी रिजल्ट अभी तुरंत आया ना, इस बार 2 साल में रिजल्ट देखने को मिल गया आपके। उसमें मेरिट बेस में 10 टॉप 10 में हमारे आत्मानंद छत्तीसगढ़ से 4-5 बच्चे उसमें आए थे मेरिट बेस में, और सभी शासकीय स्कूल से थे। तो निश्चित ही गवर्नमेंट जो योजना बनाई है, अब 100% नहीं लेकिन बहुत ज्यादा सफलता मिली है शिक्षा के क्षेत्र में, बोल सकते हैं उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बातचीत करने के लिए हमको आपने बताया। थैंक यू जी। नहीं नहीं बिल्कुल स्वागत है। आइए सर, आइए ना, ज्वाइन कीजिए हमारे को। आप क्या नाम है सर? ऋत्विक मिश्रा। ऋत्विक मिश्रा, क्या करते हैं? मैं अभी उपाध्यक्ष हूँ नगर पंचायत कसडोल में, और जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री हूँ। मतलब कांग्रेस के 2 लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे साथ। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, मतलब इलेक्शन ब्लूप्रिंट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जी। चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग थोड़ी विस्तृत बातें कर रहे हैं। जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ा मैं पहुंच रहा था लेकिन आप पहले मिल गए। भाई साहब पहले से हैं, तो पहले मैं भाई साहब से जरा बात कर लूं। माइक जरा उनको बढ़ा दें। जी एक बार फिर से सर आपका नाम जरा मैं जान लूं। अशोक यादव, अशोक यादव जी, जी। आप उपाध्यक्ष हैं जिला बलौदा कांग्रेस बाजार कमेटी के। जी जी, बलौदा बाजार कांग्रेस कमेटी के जी। जिला उपाध्यक्ष हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे, शिक्षा पे बातचीत कर रहे थे। जी जी काफी बढ़िया जवाब दिया। टीचर हैं दोनों, प्रिंसिपल साहब भी हैं। जी जी शिक्षा वाले मामले से थोड़ा हट के मैं अब चलता हूं, चूंकि आप पॉलिटिकल हैं तो थोड़ा पॉलिटिकल बातें हो जाए यहाँ पे। घोषणा पत्र पे मैं आता हूँ। घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों की आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की भी, कांग्रेस पार्टी की। पहले तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि ये देरी क्यों हो रही थी? मतलब ये घोषणा पत्र लाने में देर की वजह क्या थी? मतलब जो एकदम अंत समय में दोनों पार्टियों ने लाया, भारतीय जनता पार्टी इवन आपसे पहले ले आई, तो आप लोग क्या मतलब वेट कर रहे थे कि नहीं, भारतीय देरी जनता पार्टी नहीं क्या ला हुई रही है। देरी नहीं हुई है। अपने कांग्रेस पार्टी में पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोल चुके थे, स्टेज से बोल रहे थे वो। जी जी, कि कर्ज माफ है और आपका जो शिक्षा वाला है उस चीज को सभी स्कूलों को आत्मानंद में परिवर्तित किया जाएगा। ये हमारे घोषणा पत्र में पहले से था। उसको प्रिंट करने में थोड़ा टाइम लगा, मार्केट माने आम पब्लिक तक के पहुंचने चुनाव तो में। सर काफी पहले से निर्धारित था समय से अपने, जी। तो प्रिंट करवाने जैसी बात को आप
एक्सक्यूज नहीं कह सकते हैं कि वो एक देरी की वजह थी। अगर आप पहले से प्लानिंग अब में होते इतने तो मात्रा में सरकार सभी भी आपकी पूरे है, तो छत्तीसगढ़ में उसको फैलाना रहता है, जी। तो थोड़ा सा देरी हो, लेकिन उसको तो माननीय मतलब देरी मुख्यमंत्री मानते हैं थोड़ा आप? थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर सभा में उस चीज को बोले हैं। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आपके केंद्रीय नेतृत्व के लीडर्स जो जी, आए जी, हैं, राहुल जी। गांधी जी ने भी मंच जी। से कुछ कुछ घोषणाएं की है, जी खड़गे जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ कुछ किया था। जी, जी। लेकिन लिटरली तौर पे जिसे आप छाप के घूमते हैं चुनाव प्रचार में, जी, अपने जी। उसको लाने में थोड़ी देरी हुई। मतलब देरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बाद लाया आप लोगों ने, मतलब बेसिक बात नहीं ये नहीं, है। हमारा और पहले कुछ आया। कुछ थोड़ा थोड़ा कम कर दिया आपने। हमारा पहले आया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मंच का। से आप लोग पहले बोले, जी लिटरली में छाप के भारतीय जनता पार्टी पहले आई। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा, जैसे धान के समर्थन मूल्य की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपए आप लोगों ने एक्स्ट्रा बढ़ा करके उसको कर दिया। जी, कुंटल में थोड़ा आप लोगों ने एक्स्ट्रा कर दिया, तो कहीं ना तो कहीं पहले ये- से निर्धारित था सर सर, पहले एक से मिनट ही मेरी बोले बात थे। सुन लीजिए। जी तो कहीं ये ऐसी फीलिंग जा रही है, जी लोग ऐसा, लोगों के मन में ऐसा आ रहा है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र अपना लाया, जी उसके बाद उसको देख करके और उसमें से थोड़ी चीजें ऊपर नीचे करके और आप लोगों ने अपना घोषणा पत्र लाया है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, हम नहीं मार रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से सभी सभाओं में बोलते गए, 1 महीने पहले से बोल रहे थे इस चीज को। इस नाम से उसको सिर्फ छपवाने में थोड़ी सी ये हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी का उसको नकल नहीं किया, हमारा जो घोषणा पत्र है उसको भारतीय जनता पार्टी ने नकल किया हुआ है। चलिए, नकल की बात आपने की, तो मैं थोड़ा सा पब्लिक के मूड के हिसाब से बात करूं। जी पब्लिक ऐसे सोचती है कि बिल्कुल आपने पहले 5 वर्ष आप सरकार चलाया आपने छत्तीसगढ़ में, और 5 वर्ष पूर्व के चुनाव में भी आपकी घोषणाएं पहले थी, इस तरह की कर्ज माफी, जी जी किसानों के मुद्दे पे बढ़ा करके समर्थन मूल्य देना, धान के जी जी समर्थन मूल्य पे, ये सारी चीजें आपने 5 वर्ष पहले की। जी लेकिन एक डर कहीं ना कहीं पब्लिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि एक डर कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस को इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा अगर हमारे से शायद हम उनको अगर मैच ना कर पाए तो शायद परिणाम या इसका असर पड़ेगा। इसलिए आप लोग वेट एंड वॉच में थे कि भारतीय जनता पार्टी कब अपनी घोषणा पत्र ला रही है और उसके बाद हमारे को अपना घोषणा पत्र लाना है, ऐसा पब्लिक सोचती है। आपको क्या लगता है? नहीं, उतना हम इस चीज को नहीं मानेंगे जी। क्योंकि इसको 1 वर्ष पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बोलना चालू कर दिया था कि हम पुनः मतलब अपना घोषणा पर जो किसानों के, गरीब के लिए जो लागू होगा उसको लाएंगे, और उसको बोलते गए हैं जी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है अभी जी। क्योंकि बीजेपी का जो घोषणा पत्र पिछले वर्ष था 2 पन्ने का, उसमें उन्होंने सिर्फ घोषणा किया है, उस पर अमल नहीं किया है। उसको सब गरीब किसान वर्ग के लोग जानते हैं, उन्होंने हमको धोखा दिया है करके। तो उससे मैं मानता हूं कि आज भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं उस पर आम पब्लिक विश्वास कर रही है, और जो पिछली सरकार, रमन सिंह की सरकार ने जो धोखा दिया है, और आज उन लोग बात कर रहे हैं कि 2 साल का जो बोनस है उसको एक मुश्त देंगे करके, तो केंद्र में उसकी गवर्नमेंट ही चाहते तो पहले से दे सकते हैं। तो वो जान रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, आप कांग्रेस के लीडर हैं, घोषणा पत्र पे आपने जवाब दिया, जिला को आप ये करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बता देंगे एक बार? अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा जी। मेरा भी नाम अविनाश राज सिंह है, तो हम लोग फ्रेंड हुए। जी हाँ, क्या करते हैं सर? जनपद सदस्य हूँ। जी, जनपद सदस्य हैं। अच्छा, कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के लोगों के बीच में 3 आ गए। भाजपा वाले भी आएंगे ही, एक बैठे हुए हैं। आप चर्चा कर रहे थे। हाँ नहीं, बिल्कुल चले गए, बिल्कुल। पटेल जी थे वो चले गए, आ जाएंगे वकील साहब ना, इनसे तो मैंने प्रतिक्रिया ली। जी, यहाँ का नाम आप जानते हैं? कसडौल, ये स्पॉट जगह में बैठे हैं। ये पत्रकार सदन तो मैंने देखा, वहां पे लिखा हुआ है। एक्चुअल में नाम है लबरगु, जो एक गांव में परिवेश होता है ना कि एक चौक चौराहा रहता है। जी जी, माइक लेके जी, एक जो चौक चौराहा रहता है, गांव का परिवेश रहता है जहाँ पे, जी तो सामान्यतः लबरागुड़िया सर नाम से जाना जाता है। तो ये कसडोल नगर हो गया है, लेकिन हमारा परिवेश को हम ग्रामीण ही रखना चाहते हैं। यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा आत्मीयता है, उसको हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेस है कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री से लेके एक नॉर्मल आदमी, कार्यकर्ता, पत्रकार, सभी प्रकार के यहाँ पे आदमी जो है आते रहते हैं। और यहाँ सभी, जैसे हम लोग मतलब सामाजिक समावेश है यहाँ, हर तरह के हर लोग। तरह के लोग। जी जी जी।
मतलब शासकीय पार्टी के आदमी हर भी तरह के मिलेंगे, लोग यहाँ पे पार्टी के बैठते भी हैं। मिलेंगे, हर पार्टी के भी। अभी जनपद सदस्य हैं वो। चलिए हम लोग अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा जी, जी। पब्लिक को भी जानना जरूरी है। अच्छी बात है कि एक सामाजिक समावेश वाले जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, हर तरह के लोग, हर पार्टी के लोग, हर समुदाय के लोग, हर तबके के लोग यहाँ बैठते हैं। तो एक बार फिर से सर स्वागत है आपका, अपना नाम जी बताइए। धन्यवाद। मैं ऋत्विक मिश्रा, यहाँ नगर पंचायत में उपाध्यक्ष हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, नगर पंचायत उपाध्यक्ष हैं। जी जी, सवाल बातें चल रही थी, आप भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं उसी सवाल को। सरकार भी आपकी रही है, तो सवाल भी आपसे बनते हैं। मतलब बिल्कुल। 5 वर्ष आप लोगों ने कार्य किए हैं, तो पूछे जाएंगे सवाल। तो रिपोर्ट कार्ड पे ही पहले कैसा रहा 5 वर्ष, समीक्षा अगर करें तो? छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साल ये 5 साल रहा है। इसमें प्रत्येक छत्तीसगढ़िया को गर्व हुआ कि एक ऐसा सरकार आया है जिसने हमको ये एहसास कराया कि हम छत्तीसगढ़ी है। इससे पहले सरकार तो बनता था भाजपा का, लेकिन उस भाजपा में कोई भी छत्तीसगढ़िया नाम का आदमी, व्यक्ति, लीडर नहीं था। उनको न ही ठेठरी मालूम था, न खुरमी मालूम था, न गढ़ी मालूम था, न गिल्ली डंडा मालूम था, न ही कोई भी छत्तीसगढ़ का बोरेबासी भूल गया। बोरेबासी जाते तक, जिसको विदेश में तक खाए बोरेबासी को, उसको खाने में हम लोग शर्माते थे। तो वो खाने का परंपरा, वो छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है, ये सारा चीज जो है, ये हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है वो दिया है। और मैं सोचता हूँ ये छत्तीसगढ़ के लिए पूरे जो है 5 साल स्वर्णिम रहे हैं। चलिए, बातें चल रही थी, घोषणा पत्र पे बातें हुई, देरी क्यों हुई, ये इस बात पे उन्होंने अपना बात रखा और भी बातें रखी। मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि चलो ठीक है, मतलब आपने छत्तीसगढ़िया मानुस की बात की, आपने गेड़ी की बात की, आपने बोरेबासी की बात की। एक छत्तीसगढ़िया माहौल या एक छत्तीसगढ़िया होने का गर्व, प्राउड फील करवाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ऐसा छत्तीसगढ़ के लोगों को लगता है, आप लोगों को लगता है। फैक्ट बात है जो आपने बोला, ये सारी चीजें हुई है, छत्तीसगढ़िया एक माहौल बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, शराब घोटाले, पीएससी घोटाला, रेत, चावल, कई तरह के अपोजिशन, जो वर्तमान में अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है, उनके तरफ से, या फिर ईडी सीबीआई भी देखने को मिले, अरेस्टिंग भी हुई। जी, इन सारे मुद्दों पे क्या कहेंगे? महादेव ऐप जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, मैं बिल्कुल आपके इस पे सहमत हूँ, लेकिन आप चूंकि पत्रकार हैं तो ये भी जानकारी होगी कि ये जितने मामले हैं, नहीं मैं आप ऐसे समझो, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं जानकारी आपसे ले रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। आप जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वो सारे सिस्टम जो बने हुए हैं वो भाजपा ने तैयार किए हैं। चाहे वो शराब नीति हो, चाहे वो खनिज नीति हो, चाहे जो भी हो। हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जब आई, उस समय कोरोना काल चल रहा था, सिस्टम को सुधारने का बिल्कुल मौका नहीं था। वो नीति आज भी एज इट इज चल रहा है, उसको सुधार की अभी आवश्यकता है, उस पर काम भी इन लोग कर रहे हैं। और निश्चित ही ये सरकार जैसे ही बनती है तो आप जितने भी बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त 100% हो जाएगा। अभी तो आप मान के चलिए कि कम से कम 60 से 70% भ्रष्टाचार का जो नियम धर्म था उसको खत्म कर दिया गया है। रमन सिंह के जमाना में आप देखे होंगे, उन्होंने फतवा जारी किया था, कभी चुनाव आने वाला है, अभी आप कम से कम 2-4 महीने जो है भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए। तो उनको कहना पड़ रहा है, उनके जमाने में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। उनका सिस्टम जो बना हुआ है, उनको तोड़ने में भी टाइम लगेगा। हमारा आत्मानंद है जो, उसके लिए हमको बिल्डिंग नहीं मिल रहा है। इन लोग डीएवी को बिल्डिंग का पूरा अलाट करके, एक प्रकार से कहना चाहिए, उनको बेच दिए हैं, जो सरकार का गवर्नमेंट का स्कूल था उसको। तो इसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। और बाकी चिल्लाने वाले, जिनका जैसा आंख रहता है, जिनका जैसा चश्मा रहता है, उनका नजरिया वैसी रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी या इन लोग का शुरू से क्या है, भ्रष्टाचार करने का आदत रहा है, तो उनको सिर्फ भ्रष्टाचार नजर आएगा। और बाकी जो विकास कार्य हो रहे हैं, बाकी जो यहाँ पे शिक्षा से लेके चिकित्सा तक के काम किया जा रहा है, वो शायद इनको नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो किए ही नहीं है कभी। तो जो लोग जो काम किए नहीं रहते वो नजर नहीं आता, जो करते हैं वो नजर आता है। भ्रष्टाचार किए हैं तो वो नजर आ रहा है, वही लोग बनाए हैं, तो उनको जान भी रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा पे लीक है, वहाँ से भ्रष्टाचार हो रहा है करके। और उन्हीं के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो पद पे आसीन है, वो कहीं ना कहीं उनके 15 साल में कृपा पात्र रहे हैं, तो उनका जेब जरूर गर्म हो रहा होगा। चलिए, भ्रष्टाचार पे आपने प्रतिक्रिया दी, आपने बताया। और यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया कार्यक्रम अपना, तो भारतीय जनता पार्टी के एक वकील साहब
जो थे उनसे हमारी बातचीत शुरू हुई और बातें, चूंकि उन्होंने जिस हिसाब से वहां पे बातें हमारी शुरू हुई, बातें चली गई थोड़ी बड़ी। लोकसभा चुनाव भी अभी सामने खड़ा है। आज हम दिवाली के दिन बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को भी दिवाली की बधाई। और दिवाली के दिन बैठे हुए हैं, चुनाव 17 तारीख को, यहाँ 17 तारीख को वोटिंग पड़नी है। तो हम छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में बैठे हुए हैं जरूर, लेकिन जिस हिसाब से बातें कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने आकर के यहाँ पे घोषणा पत्र जारी किया है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं बातें रिलेट करके देखी जा रही हैं। तो मैं सवाल आपका थोड़ा व्यापक करके देखूं और प्रदेश स्तर पे देखूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई क्षेत्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कोई छत्तीसगढ़ में ही केवल सर्वाइव करने वाली पार्टी नहीं है। एक समय में, लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है केंद्र में। तो ऐसे में जो आपने कहा भ्रष्टाचार के लिए, जो आपने जो सिस्टम बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों के ही 15 साल से तो वो बैठे हुए थे, तो मैकेनिज्म उनका चल रहा है, इस वजह से उससे जो हो रहा है वो चल रहा है। तो सवाल ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले गेड़ी, बोरेबासी, छत्तीसगढ़िया या फिर उसको मजबूत करने की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता की बात करी। छत्तीसगढ़ मॉडल को दूसरे प्रदेशों में मॉडल बना के लेके जाने की बात आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी करते हैं। ऐसे में जो जैसे पूर्व में भी केंद्र में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और भ्रष्टाचार के आरोप पे ही शायद सरकार गई उनकी, मोदी जी की सरकार की वापसी हुई। तो क्या ये नहीं प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी रहती है वहां उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? पूर्व में केंद्र में लगते रहे, यहाँ आप 5 वर्ष में रहे तो 5 वर्ष में इतने ही आरोप लग गए आपके ऊपर। तो किस मॉडल पे दूसरे प्रदेश के लोग अगर, या देश स्तर पे छत्तीसगढ़ के किस मॉडल पे उनको देखना चाहिए? कौन सा मॉडल उनको नजर आता है? थोड़ा व्यापक तौर पे मैंने सवाल ले लिया आपसे, क्योंकि बात वहां पहुंची हुई है ऑलरेडी, आप उसी ये में हम बैठे हुए हैं, तो सवाल तो बनेंगे। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को मुद्दा जो है वो मेरे ख्याल से दोनों पार्टियां बनाती है। कांग्रेस पार्टी पे ज्यादा लगती रही है। कांग्रेस पार्टी पे लगती है क्योंकि शासन सत्ता में ज्यादा रहे हैं, तो जो ज्यादा शासन और सत्ता में रहेगा उनके खिलाफ तो ये आरोप लगेगा ही। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, अभी केंद्र में माननीय मोदी जी का सरकार है। कभी जो चीज नहीं हुआ है एयरपोर्ट को बेचना, कभी जो चीज नहीं हुआ है एयरलाइंस को बेचना, कभी जो नहीं हुआ है रेलवे स्टेशन को बेचना, इसको कहते हैं भ्रष्टाचार। पूरे सिस्टम को, एक खनिज संपदा को एक अडानी को दे देना, इसको कहते। सुनिए आप जब सवाल दाग ही दिए हैं तो सुन भी लीजिए। नहीं, एक सेकंड, मैं सुनूंगा आपकी बात, पूरी बात। माइक आपके हाथ में है। मैं ऐसा नहीं है, वो उनमें से, उन पत्रकारों में से तो हूं नहीं कि माइक मैंने आपको दिया है हटा लूंगा। मैंने तो ऐसा किया नहीं है। मैंने एक्सक्लूसिवली माइक आपको दिया हुआ है, पूरी बात सुनूंगा मैं आपकी। लेकिन सवाल पे आते हैं। सवाल जहां मैंने सवाल रखा कि जैसे वकील साहब की बात में यहाँ एक बार दोहरा दूं स्पष्टीकरण के लिए। माननीय गृह मंत्री जी आए छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया। मैं ये बात इनसे बुलवा लेता हूं तो शायद ये बात थोड़ी और स्पष्ट हो जाए। उसी जगह पे पहुंचूंगा जहां आप पहुंच रहे थे, मोदी जी बेच देना, रेल बेच देना, ट्रेन बेच देना, जो आप बोल रहे थे, वो उस पॉइंट पे हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा, आप एक बार, काफी टाइम हो गया है आपका, एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम ईश्वर प्रसाद पटेल है, मैं जनपद सदस्य हूँ जी, और भाजपा से जिला का प्रशिक्षण प्रमुख हूँ। मैं भाजपा से जिला का प्रशिक्षण प्रमुख है। बातें चल रही हैं, देखिए आप, हम लोग उस स्तर पे शायद बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन चूंकि चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो बातें वहां जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हम लोग बैठे हुए हैं और अपकमिंग बिल्कुल 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर अपना लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। कुछ बातें आ रही है, जैसे हम बैठे हुए थे, आपके छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के चरणदास महंत जी के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, सवाल जवाब चल रहा था। घोषणा पत्र पे बातें हुई। उन्होंने कहा, सवाल उठाया कि माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री केवल छत्तीसगढ़ के तो है नहीं, पूरे देश के हैं। ऐसे में गृह मंत्री जी का आकर के छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र जारी करना, धान के समर्थन मूल्य को बढ़ा करके यहाँ पे घोषणा करना, वो गुजरात से आते हैं। क्या गुजरात के किसानों के लिए या वहां के धान के समर्थन मूल्य के लिए भी यही घोषणा रहेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में, या क्या उन किसानों को मानना चाहिए,
या फिर पड़ोस के राज्य उड़ीसा को देख लिया जाए, या उसके पड़ोस में और बंगाल, मतलब पूरे भारत के अंदर धान की पैदावार करने वाली, या ठीक है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान पूरे देश में होता है। तो ऐसे में क्या मानना चाहिए? गृह मंत्री हैं, भाजपा के नेता भी हैं, गुजरात से आते हैं, समर्थन मूल्य पे क्या मानना चाहिए पब्लिक को? ये चरणदास महंत जी का सवाल था और लगता है कि सवाल पूछे जाने चाहिए इस तरह के। जी, क्या कहेंगे? वो तो हमें पता नहीं हो, शीर्ष नेता है जी, और वो क्या निर्णय ले रहा है, जो निर्णय ले तो अच्छा ही निर्णय लेगा। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग को जानेंगे महोदय जी, अब दूसरे राज्य के बारे में बड़ा दूसरे राज्य के बारे में नहीं जानेंगे, हाँ, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे है, आप एक आम, हम ऐसे समझते हैं कि आप भाजपा के प्रतिनिधि भी नहीं हो, जी एक आम आदमी की तरह हम लोग बात कर रहे हैं। जी तो देश का गृह मंत्री तो देश का गृह मंत्री है, गृह मंत्री है जी, है ना, वो पूरे देश का है, जी हर किसान के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। हाँ ठीक है कि वो किसी पार्टी विशेष से आते हैं तो उसके नेता भी हैं। नेता भी है जी। तो दूसरे प्रदेश में हाँ अभी आप गृह मंत्री होते हुए जी ही गए हाँ जहां चुनाव चल रहे हैं। जी। ऐसा तो है नहीं कि आपने गृह मंत्री पद से रिजिग्नेशन दे करके तब वहां गए हैं तो आपको नहीं माना जाए कि भाई एक गृह मंत्री नहीं गए हैं, एक भाजपा के नेता गए हैं। नेता गए। कहीं ना कहीं आप भाजपा के गृह मंत्री हैं वर्तमान सरकार में देश के, जी वो उस पद को रखते हुए आप वहां पे गए और आपने एक तरह की घोषणा की, जी, तो पूरे दूसरे प्रदेश के लोग भी आपको सुन रहे हैं, सुन रहे हैं जी, है ना, जी और वो आपको गृह मंत्री के तौर पे ही सुन रहे हैं, सुन रहे हैं जी। तो उनको क्या मानना चाहिए, या एक आम आदमी को क्या समझ में आना चाहिए कि लगता है कि ऐसा अगले लोकसभा चुनाव में भी शायद ऐसी घोषणाएं पूरे देश के किसानों के लिए शायद ऐसा गृह मंत्री करें? ये एक आभास है क्या, ये एक ट्रेलर है क्या लोकसभा चुनाव हो के सकता घोषणा है, पत्र? हो सकता है, बड़ा नेता है, अपना शीर्ष नेता है, गृह मंत्री है, जो भी फैसला ले रहा है, जिस छत्तीसगढ़ में 31 रुपए धान का कुंटल किए हैं, एक मुश्त पैसा भी देंगे बोल रहे हैं, तो हो सकता है पूरा हर राज्य के लिए कर सकता है। मतलब फिल्म अभी बाकी है, ये एक ट्रेलर हाँ, है। हो सकता है महोदय जी, हो सकता है जी बिल्कुल। जी, जी, अब हम सर के पास पहुंचते हैं, लगभग मामला क्लियर हो गया है जो हम बात कर रहे थे, है ना। तो जैसे इस पॉइंट पे पूरे देश को सोचना चाहिए। जी, धान के समर्थन मूल्य पे मैंने भाजपा के एक समर्थक या फिर यूं कह लें क्षेत्रीय नेता जो है उनसे हमने बात की। हम लोग देश स्तर पे बात कर रहे हैं, थोड़ा व्यापक बात कर रहे हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये बातें हम लोग पहुंच जाएंगे चुनाव तक यहाँ पे, उसी चुनाव से संबंधित है। तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर के पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आप एक स्टेट में हो जहां जिस मॉडल की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे भी 5 वर्ष आरोप लगते रहे। तो दूसरे प्रदेशों के लिए या लोकसभा चुनाव पे क्या फर्क पड़ता दिख रहा है, या फर्क तो पड़ेगा? तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी जी बेच दिए, मोदी जी, वो बात होगी, लेकिन इसका पहले ये एक ठोस आंसर मैं कॉन्क्रीट जानना चाहता हूँ, क्या पढ़ना चाहिए एक आम आदमी के तौर पे? मैं नहीं बोल रहा कि आप कांग्रेस के समर्थक हैं, आप हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं, लेकिन क्या लगता है? भ्रष्टाचार मैं पहले ही बोला हूँ, जी भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो लगते रहता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। जी जैसे ईडी और आईडी का भी जो छापेमारी चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जी तो उसमें महादेव ऐप का नाम आया है, जी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को लपेटा गया है। जी जबकि सच्चाई आप लोगों को भी मालूम है कि यदि छत्तीसगढ़ पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करती तो ईडी को कोई भी अधिकार नहीं था कि उस पर जांच करती। आज 450 के लगभग इस पे गिरफ्तारियां हुई है। जी उन सब के बावजूद एक चुनाव के ठीक पहले कि बोलना कि महादेव ऐप जो है उनके द्वारा संचालित है, महादेव ऐप में उनके द्वारा पैसा लिया गया है, महादेव के संचालक को बदल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो लगते रहता है और कहीं ना कहीं समय अनुसार उसका जांच होता है और जो सच्चाई रहता है वो सामने आ ही जाता है। 2-3 दिन पहले विनोद वर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे इस वाक्य को बताया कि किस किस तरीके से महादेव ऐप संचालित हो रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी संचालित है। जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस का अधिकार अपने स्टेट में है, यदि दूसरे स्टेट में भी है तो वहाँ की पुलिस से सिर्फ मदद लिया जा सकता है, ना कि वहाँ जाके। तो ये तो दुबई से संचालित हो रहा है, दुबई से संचालित हो रहा है, मतलब ये केंद्र सरकार के निगरानी में है और केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आके छत्तीसगढ़ में नहीं, मैं आपकी बात को कटघरे में ले रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आप यदि बोल रहे हैं कि पूरे देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो
पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि कैसे ईडी और आईडी का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार का आरोप लेके जो गैर भाजपाई नेता हैं, दूसरे दलों के जो नेता हैं, उनको कैसे पकड़ा जा रहा है, उनको कैसे परेशान किया जा रहा है, कैसे उन पे मानवीय बर्ताव किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है देख रही है। अभी तो प्रदेश में रिजल्ट आएगा तो आप स्वयं देख लेंगे कि कैसे जनता ने जो है भाजपा को लताड़ा है। इसके ठीक कुछ दिनों बाद जो है लोकसभा का चुनाव, उसमें भी आप निश्चित ही परिवर्तन देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने जो ईडी आईडी का और अपने संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है। जबकि कांग्रेस चाहती तो इतने दिनों तक के कांग्रेस का गवर्नमेंट था, वो अपने एजेंसीज का यदि गलत इस्तेमाल करती तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व ही नहीं आती, विपक्ष को ही कुचल दिया जाता। तो हमारे नेता ऐसे कभी भी नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब तबीयत खराब हुआ तो विपक्ष हमेशा सशक्त होना चाहिए करके उनको इलाज के लिए विदेश भेजा गया था। हमारे यहाँ विपक्ष को दबाया नहीं जाता, इनके द्वारा विपक्षियों को ही दबा दिया जाता है, जिससे अडानी के और अंबानी के खिलाफ कोई क्वेश्चन ना दाग सके, कोई उनके खिलाफ बोल ना सके। तो इसके लिए इन्होंने पूरे एजेंसी को लगा रखा है, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो इनके जो नेता है वो हैं, इनके ऊपर अगर एक का भी छापा पड़ जाए तो मैं सोचता हूँ कि आने वाली 10 पीढ़ी पेशी जाएंगे। इतने लंबे लंबे भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, चाहे वो यहाँ स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ही क्यों ना हो, पनामा घोटाले से लेके लंबा चौड़ा घोटाला रहा। इन लोग तो ऐसे घोटाला और भ्रष्टाचार करते हैं जिनमें व्यक्तियों की मौत हो जाती है, खोड़वा कांड हो जाता है, और जितने भी और आप छत्तीसगढ़ में जो इनके शासनकाल में हुआ है, इस टाइप का भ्रष्टाचार करते हैं इन लोग। एक पुल पुलिया नहीं गिरता इनके भ्रष्टाचार से, इनके भ्रष्टाचार से एक मानव हत्या हो जाती है। इतना लंबा भ्रष्टाचार कर गंभीर बातें कर रहे हैं आप जी। आप महादेव ऐप पे थे, आपने मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, उसके ऊपर एक्सप्लेन आपने किया। बात यहाँ पे है कि जैसे छत्तीसगढ़ की बात हुई, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, मॉडल की बात की जाती है, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की जाती है। राहुल गांधी जी करते हैं, दूसरे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ मॉडल को हम लागू करेंगे। इस वजह से ये सवाल वहां पे आया। और थोड़ी देर पहले आत्मानंद की बात चल रही थी, तो आत्मानंद एक मॉडल है, कुछ अच्छे कार्य हैं, उनकी बात हुई। भ्रष्टाचार पे आपने जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आते हैं हम लोग वापस। चुनाव यहाँ चल रहे हैं, 17 तारीख को यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। क्या दिख रहा है? मतलब एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ आत्मानंद जैसे विद्यालय, दूसरी तरफ किसानों को लेकर के घोषणाएं, भारतीय जनता पार्टी की भी घोषणाएं हैं, महिलाओं को लेकर के भी उन्होंने अभी एक व्यापक ये किया है। क्या दिख रहा है, असर क्या दिख रहा है क्षेत्रीय चुनाव पे, मतलब छत्तीसगढ़ के चुनाव की अगर मैं बात करूं? छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक मॉडल बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक, जो इतना बड़ा राज्य है उसको जीते हैं। यहाँ का उदाहरण दे दे के कर्नाटक जैसे एक पढ़े लिखे राज्य को कन्वर्ट किया गया है कांग्रेस के पक्ष में, जो कि भाजपा के लिए एकदम सुरक्षित सीट माना जाता था। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पूरे देश में मॉडल बन चुका है। अच्छा मॉडल, फर्जी वाला गुजरात मॉडल नहीं, जिसको इन लोग सिर्फ इंटरनेट पे दिखाए गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल। हम तो गए हैं गुजरात, वहाँ की स्थिति देखें, उतना ही गंदगी है, उतना ही गरीबी है, उतना ही भूखमरी है। ऐसा मॉडल नहीं, यहाँ के मॉडल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो पूरे देश के मध्य में स्थित है। आते जाते यदि कलकत्ता से आदमी निकल रहा है बॉम्बे, तब भी यहाँ से जाएगा, और इधर से उधर जा रहा है तब भी जाएगा। वो तो ज्योग्राफी ऐसी है आपके स्टेट की। जी। तो उसके कारण जो है छत्तीसगढ़ का एक विशेष महत्व रखा है। ये जो मॉडल बन रहा है वो जो मॉडल बन रहा है। और आप आत्मानंद की बात किए हैं, ये शिक्षा की बात हो गई। इनके लिए और घोषणा किए हुए हैं। चिकित्सा में आप देखिएगा कि आदमी जो है अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके जो वार्ड में है वो चिकित्सा का जो है एम्बुलेंस लगा दिया है कि भाई आप काम काज कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, छोटी मोटी बीमारियां हैं तो आप वहीं पे जाके इलाज करवा लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी वालों का था, आप लोगों ने शायद नहीं। अच्छाई आप किसी का भी रख लीजिए, बुराई को आप त्याग दीजिए। अच्छाई यदि कोई भी पार्टी, कोई भी अच्छा आदमी करता है तो उसकी अच्छाई अपनाने में कोई बुरी बात नहीं है। ये जो है कोई छत्तीसगढ़ से सबक लेता है अच्छी चीज का, तो कोई दिल्ली से सबक लेता है, ये मेरे ख्याल से कोई बुरी चीज नहीं है। उसको और अच्छी चीजें लेनी चाहिए, अच्छी चीजें बिल्कुल लेनी चाहिए। उस अच्छी चीज को यहाँ पे पालन करवाया गया है, उसका अच्छा परिणाम भी आ रहा है। और वैसे ही आप देखेंगे तो
जितने छोटे छोटे सोसाइटी वगैरह हैं उनको अच्छा डेवलप करने का प्रयास किया गया है। किसानों के लिए इतने सुविधा जो दिए हैं, पहले कभी नहीं मिला था, वो किसानों को वापस सुविधा मिलना चालू हो गया है। किसानी में कभी काम नहीं हुआ था, वो मतलब कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम किया है। सत्ता में वापस आ रही है। पूरे देश में ये मॉडल है, तो यहाँ तो निश्चित रूप से सत्ता में आना ही आना है। चलिए जब पूरे देश को एक बार फिर से प्रभावित कर रहा है, तो पूरे जो राज्य के जनता है वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है प्रभावित है, और मेरे ख्याल से ये वोट भी उनको मिलेगा। और मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रिम मुख्यमंत्री बनने की बधाई देना चाहता हूँ। अग्रिम मुख्यमंत्री की बधाई देते हैं। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। ऋत्विक मिश्रा, उपाध्यक्ष नगर पंचायत कसडोल में, जिला कांग्रेस कमेटी में महामंत्री के पद पर अभी कार्यरत। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी महत्वपूर्ण सूचना दिया। सर से बात करते हैं, एक बार नाम बताइए अपना। अविनाश मिश्रा। अविनाश प्रसाद जी। मैं भी अविनाश, आप भी अविनाश, तो बढ़िया है। बहुत सारी बातें हुई, मैं अब एकदम बिल्कुल कसडौल विधानसभा पे आता हूँ। यहाँ की लोकल बातों पे मैं आपसे बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं आप जी। पद एक बार फिर से बता दीजिए। प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़। प्रदेश सचिव है छत्तीसगढ़, मतलब राज्य स्तर पे आपका प्रभाव है, राज्य स्तर के चीजों का आकलन करते हैं आप। सचिव का काम तो लेखा जोखा रखना होता है, तो लेखा जोखा आप रखते हैं। बिल्कुल। चलिए बढ़िया, उन लेखा जोखा पे हम लोग बात करेंगे। कसडौल की बात करते हैं। प्रत्याशी बदल दिया आप लोगों ने, और प्रत्याशी क्यों? वर्तमान का टिकट काट दिया आप लोगों ने? नहीं, वर्तमान का देखिए होता क्या है, कांग्रेस पार्टी में कोई एक व्यक्ति टिकट वितरण नहीं करता है, पूरा एक टीम बनता है, समन्वय समिति रहती है, और जो एकदम कंफर्म जीतने वाला रहता है उनको ही टिकट दिया जाता है। तो अपने मतलब ये कंफर्म जीतने वाले नहीं थे? संदीप साहू कंफर्म जीत रहे हैं। ये जीतने वाले नहीं थे जो पहले से थे? नहीं, उनको भी मौका मिला था एक बार। भाई हमारे पार्टी में क्या होता है कि लगातार हम नए चेहरे को मौका देते हैं। बीजेपी में घिसे पिटे लोगों को दिया गया, फिर जो हारे थे पिछले बार सबको। अमर अग्रवाल पैदाइशी चुनाव लड़ रहे। नहीं, कसडौल की बात पहले हम लोग कर रहे थे, आप दूसरे विधानसभा में मत जाइए, चलेंगे हम लोग दूसरे विधानसभा, पूरे छत्तीसगढ़ घूम सकते हैं आपके साथ, हम यहाँ बैठे बैठे हम लोग बात कर सकते हैं। हमारी भी कवरेज पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है, लगभग विधानसभाओं में हम कवरेज दे रहे हैं। कसडौल की बात करते हैं, मतलब कसडौल में आपने प्रत्याशी, आप लोगों ने वर्तमान विधायक का टिकट, मतलब कहीं इस, जैसे आपने बोला कि वो स्पष्ट जीतने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे, स्पष्ट जीतने वाले को हम लोग टिकट देते हैं, तो क्या वो स्पष्ट जीतने वाले दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, कारण क्या था? क्या है, हमारे पार्टी में एक तो जाति समीकरण भी देखा जाता है, दूसरा ये तय हुआ है, माननीय प्रियंका गांधी ने कहा था कि महिला देना है, तो महिला, चूंकि बिलाईगढ़ विधानसभा में महिला दिया गया है, इसलिए बगल वाले विधानसभा में पुरुष दिया गया है। महिला पुरुष के चक्कर में और थोड़ा जाति समीकरण के चक्कर, यहाँ पहले से भी तो पुरुष ही थे। नहीं, पहले अभी शकुंतला साहू जी थी विधायक। शकुंतला साहू, सॉरी, तो शकुंतला साहू महिला थी जी, बिल्कुल। तो पुरुष महिला को रिप्लेस करके आप लोगों ने पुरुष पे दिया, एडजस्ट करने का। बिलाईगढ़ में चूंकि महिला दिया गया है, कहीं क्षेत्र में कोई अविश्वास जैसी बात तो नहीं थी? नहीं, अविश्वास वाली बात नहीं थी, वो 52,000 वोट से जीती थी वो। मतलब ये भी देखिए लोकतंत्र कांग्रेस का कितना तगड़ा है कि हम 52,000 से जीते का टिकट अगर काटते हैं और नए फ्रेश को देते हैं, और बीजेपी में आप देखिए 50,000 60,000 से हारे को फिर रिपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ विधानसभा में तो नए चेहरे ही हैं। नए चेहरे नहीं है। संदीप साहू बिलाईगढ़ के ब्लॉक का रहने वाला है जी, और उनकी माँ यहाँ सक्रिय रही हमेशा। संदीप साहू जी भी हमेशा सक्रिय रहे, यूथ कांग्रेस में रहे हैं। नहीं, मतलब चुनाव लड़ने वाले तो नए चेहरे ही हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, अब भाई ऐसा है कि आप पुराने, मतलब जब तक नए को मौका नहीं देंगे जी, तो फिर जैसे आप कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो आदमी कभी नौकरी किया ही नहीं है तो उसको एक्सपीरियंस क्या रहेगा? आप मौका दोगे तब तो एक्सपीरियंस मिलेगा उनको। चलिए, दोनों नए प्रत्याशी हैं, नए चेहरे हैं, कैसा टक्कर चल रहा है? एक तरफा है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जिसको कोई जानता ही नहीं। जी, वकील साहब ज्वाइन करें हमारे को। आप चले गए थे, बहुत सारी बातें हो गई इस दरमियान। हाँ, मोबाइल भूल गए थे। अकेले पड़ गए थे आपके? ऐसा क्या, अकेला धारी है, लोकतंत्र स्किप कर गए, सवाल को छोड़ दिया इन्होंने। अरे जैसे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे जी, तो ये एक चुनावी मुद्दा है। अच्छा, वो सवाल आप उठा रहे हैं यहाँ से? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। आप देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़े दिल्ली में जी, वो क्या बोले, मेरे मुख्यमंत्री बनने साथ नहीं सर,
मतलब अब तीसरी पार्टी को आप मत यहाँ पे एंटर मारे। अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे बात चल रही है, तो आम आदमी पार्टी को मत आने दें यहाँ, वरना सवाल और व्यापक चला जाएगा। ला नहीं रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है वो चुनाव के समय कहते थे। आप अगर उस सवाल को ले रहे हैं तो मैं फिर से सवाल करेक्ट कर दूं। सवाल ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था, इनसे सवाल, वकील साहब बगल में बैठे हुए, सवाल उनसे भी मैंने पूछा था। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि गृह मंत्री जी आकर के घोषणा पत्र जारी करते हैं, दूसरे प्रदेशों में इसको कैसे लिया जाएगा किसानों के मुद्दे पे, ये सवाल था आपसे, आपने जवाब दिया। इनसे भी यही सवाल था। आपसे सवाल ये था कि पहले भी, पूर्व में भी, केंद्र में भी और दूसरे प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता में रही है, सरकार में रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और आप छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के अभी दूसरे प्रदेशों में जाने की बात कर रहे हो, आपके शीर्ष नेतृत्व, आपके केंद्रीय नेतृत्व बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लग गए आपके ऊपर। अच्छी बात है, अच्छे काम है, आत्मानंद स्कूल है, अभी भी आपके घोषणा पत्र में केजी से पीजी तक की फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हो आप। अच्छी बातों से इग्नोर नहीं किया जा रहा है। किसानों को आपने कर्ज माफी किया, किसानों को लेकर के आप बड़े समर्थन मूल्य दिए, किसान प्रभावित हैं आपसे, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये भ्रष्टाचार के आरोप भी दूसरे प्रदेश में इसी तरह के मॉडल, यही मॉडल जाएंगे? नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा या क्या असर दिख रहा है, या दूसरे प्रदेशों को क्या समझना चाहिए? भ्रष्टाचार के जैसे आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ आरोप है, साबित कहाँ कुछ हुआ है अभी। कुछ लोग अंदर हैं आपके? नहीं, वो जो है वो शासकीय कर्मचारी हैं, और जो और एक दो आप बोलेंगे नेता नहीं है, वो व्यापारी हैं, व्यापार उनका काम है, वो अभी सिद्ध हुआ नहीं है कोई भी चीज। मतलब जब तक अरेस्टिंग नहीं हो जाती है मानेंगे नहीं? नहीं, हमारे कांग्रेस से किसी नेता को अरेस्ट किया गया है क्या? नहीं किया गया है। नहीं, वो व्यापारी हैं, वो व्यापारी हैं वो। हाँ जी। आप सूर्यकांत तिवारी जी को बोल रहे होंगे, तो सूर्यकांत तिवारी जी जितने रमन सिंह के नजदीक थे, आप हम 15 साल से हम देखे हैं, वो व्यापार उनका काम है, व्यापार के उनका अपना कोई धंधा है, उस चक्कर में है वो। हम उनको कांग्रेस किसी पद में है क्या? मतलब भ्रष्टाचार के आरोप पे आपके छत्तीसगढ़ में आप इसको खारिज कर रहे हैं आपके? अभी साबित हुआ नहीं है भाई। कोई भी मामला अगर कोर्ट में चला जाए तो जब तक फैसला नहीं आ जाए कैसे हम पीएससी पे आते हैं हम लोग, पीएससी घोटाले, जहाँ पे कि ये क्वेश्चन आंसर शीट तक बाहर आ जा रहा है, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कम आंसर्स वालों को कैसे आपने जॉब उनको मिल गया, काफी करीबी रहे हैं लोग लीडर्स के, तो इन घोटालों को घोटाला नहीं देखते आप? पीएससी में भी अभी साबित क्या हुआ है? जैसे ये इन्होंने चिल्ला रहे हैं कि परिवार में तो लेकिन वायरल है सारी चीजें, एक ही परिवार कई लोगों का हुआ, तो कई जगह होता है। आंसर शीट भी बाहर है। आंसर सीट अगर बाहर है बोल रहे हैं तो उसका कोई सबूत कहाँ है, कोई दिखाए कहाँ है? पब्लिक में, मीडिया में उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं। वो घोटाला नहीं है, वो सिर्फ चुनावी साजिश है। चुनाव में कैसे करके भूपेश बघेल सरकार को बदनाम किया जाए, और बदनाम क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब नेता टाइप बातें कर रहे हैं आप, नेता हैं तो नेता वाली बातें आप कर रहे हैं चुनावी, और ये मतलब ठोस कॉन्क्रीट कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रदेश सचिव हैं आप जी कांग्रेस पार्टी से, 71 पे आप हैं अभी, 71 आपका आंकड़ा है, 14 पे भारतीय जनता पार्टी है, वकील साहब बगल में बैठे हुए हैं बीजेपी के, ये है 20 सीट पे चुनाव हो गए पहले चरण में, 19 पे आप थे, 1 पे भारतीय जनता पार्टी थी, क्या आंकड़ा रखते हैं वहां पे? 20 का 20 पूरा मिल रहा है। खुद रमन सिंह जी हार रहे हैं चुनाव राजनांदगांव से। देखिए भाई साहब कांग्रेस से बिलोंग करते हैं तो नो डाउट इनका अधिकार बनता है अपने पक्ष रखने का, लेकिन आप क्या सारी बातों को नकार देना ये अच्छी बात है। आप क्या आंकड़ा इसके पहले प्रवक्ता ने कहा कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जहां अच्छी बातें हो रही है उसको एडॉप्ट करना चाहिए। रमन सिंह नो डाउट जीतेंगे, 20 सीटों पर चुनाव हुई है। मैं दावे से कहता हूं कि 10+ हमारा भारतीय जनता पार्टी का आएगा। वहां अधिक वोट होना, वोट कौन कौन से सीट, कौन कौन से सीट? मैं नाम तो नहीं बता सकता भी क्लियर कट में, लेकिन वोट का प्रतिशत देखिए आप, जहां 57% वोट होना वहां 80% मान लो वोट होता है। ये अधिक वोट देना माने सरकार के खिलाफ होता है, जनरली जाता है आम, ऐसा परसेप्शन है, ऐसा जी हाँ ये परसेप्शन है, तो हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि 20 के 20 लोग जीतेंगे। वोट मिलना और रही बात लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है। बस्तर जैसे 29 जगहों में अगर वोट अधिक हो रहा है, बस्तर जैसे सीटों पे अगर वोट अधिक हो रहा है, इसका मतलब लोगों को सरकार पर भरोसा है। बीजेपी के समय तो सीआरपीएफ के लोग वोट डाल के आ जाते थे। आपने कहा कि 20 के 20 सीट आप लेकर के आ रहे हैं जी। आपके विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी से भी मैंने सवाल रखा था, उन्होंने कहा कि 17-18 का आंकड़ा जा रहा है, तो आप
दो तरह के आंसर्स आ रहे नहीं हैं वो क्या है, वो इसलिए 17-18 बोल दिए हैं कि थोड़ा सांत्वना मिले बीजेपी वालों को। भाई बीजेपी वालों के संतावना है। हाँ, उनको उनके सांत्वना के लिए भाई खुद आप पता कीजिए, रमन सिंह जी खुद हार रहे हैं चुनाव। पिछले बार ले देखे 16,000 से जीते थे, और अभी आप देखिए भाजपा घोषणा पत्र जारी करने आप पूछ रहे थे, अमित शाह जी आए थे। जी। ये बताइए कि जो उनका छपा है उनका घोषणा पत्र, उसमें एक शब्द लिखा है कि मोदी जी की गारंटी। मतलब रमन सिंह के ऊपर विश्वास ही नहीं है उनको, अब मोदी जी को गारंटी देना रमन सिंह के ऊपर तो पूरा प्रदेश ने विश्वास नहीं किया, सरकार नहीं बनी उनकी। उनके खुद लीडर ने विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, अब दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, यानी रमन सिंह जी की गारंटी। कोई अब मोदी जी की गारंटी कैसे हम गारंटी मान लें? भाई मोदी जी ने अगर मोदी, आप बढ़िया सवाल किए थे कि जो धान का रेट यहाँ रखे हैं छत्तीसगढ़ में, वो क्या पूरे भारत भर में ये लागू आपके करेंगे? ही चरणदास महंत जी का ही सवाल है। हाँ, ये क्या भारत भर में लागू नहीं करेंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ में करना है। दूसरा, हम लोग किसान का कर्जा माफ किया हमारी सरकार ने, इनको तकलीफ है, इन्होंने अभी घोषणा पत्र में नहीं दिया किसानों को कर्जा माफ। हम दोबारा कर्जा माफ बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कर्जा माफ। ये करेंगे सिर्फ अडानी अंबानी कर्जा माफ करेंगे, किसानों को कर्जा माफ नहीं करेंगे। मातृवंदन योजना लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, काफी व्यापक ये है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में हर व्यक्ति, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में हर व्यक्ति को 1 किलो सोना देंगे लिखेंगे ना, तो भी कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि पिछले बार धोखा दिए हैं लोग। छत्तीसगढ़ी में हमारा कहा, लेकिन मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी तो प्रदेश में 6,000 लोगों को, किसानों को दे रहे हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी को गारंटी नहीं, छत्तीसगढ़ आना पड़ रहा है। क्या मोदी जी यहाँ छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं कि उनको यहाँ गारंटी? और उनकी गारंटी हम क्यों, जब उनके ये बताया छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है भाजपा में, अभी मारपीट चालू हो जाएगा। कौन है? आपने भी तो नहीं। हमारे एक ही है सिर्फ, भूपेश बघेल जी। पिछली बार 2 लोगों के 4 लोग उम्मीदवार थे, 2 लोगों के बीच में 2.5 साल की बात थी। वो तो अंत समय में आपको उप मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा। नहीं, और इस बार भी जो ये एक नारा चल रहा था पहले से कि भूपेश है तो भरोसा है, ये पूरे प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं, ये बैनर पोस्टर में दिखाई नहीं दे रहा है, जुबान पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं होर्डिंग्स में नहीं दिख रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। नहीं, वो भरोसे की सरकार बात हो रही है, काका जिंदा है बात हो रही है, लेकिन भूपेश है तो भरोसा है ये वाला स्लोगन नहीं चल रहा है। नहीं, ये चूंकि ये स्लोगन पुराना हो गया है, इसलिए आपको लग रहा है नहीं चल रहा है करके, ये सबके मन में आ गया है। मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप भूपेश बघेल को ही, हाँ, टीएस सिंहदेव को क्या कहेंगे? टीएस सिंहदेव हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, फिर बनेंगे उप मुख्यमंत्री। मतलब 2.5 साल वाले पुराने फॉर्मूले और उनकी 2.5 अपनी साल वाला महत्वाकांक्षा को पार्टी 2.5 साल वाला जो फार्मूला है ना, मीडिया का फैला हुआ अफवाह है। बंद कमरे में 3 लोग चर्चा कर रहे हैं, तीनों ये इनकार कर रहे हैं कि 2.5 साल वाला कोई फार्मूला ही नहीं था करके। तो आप कपोल कल्पनित बात, पूरे 5 साल कल्पना वाली बात चलती रह गई। हाँ भाई, कमरे के अंदर 3 नेता 4 नेता बैठे हैं और चारों इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि 2.5 साल वाला कोई फार्मूला था करके। तो एक अचानक जीन कहाँ से पैदा हो गया ये? चलिए आते हैं, 17 तारीख को चुनाव होने वाला है, दोनों ही पार्टी के घोषणा पत्र जारी है। एक तीसरी पार्टी की मैं एंट्री यहाँ पे करता हूँ, क्षेत्रीय स्तर पे काफी प्रभाव डाल रही है, वो कुछ सीटों पे रहते भी हैं। मैं बात बहुजन समाज पार्टी की कर रहा हूँ। बहन मायावती जी आई हुई थी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, रैली किया है बिलासपुर में और 2 सीटों पे ऑलरेडी वो हैं। क्या लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी का अब जनक जो है काशीराम जी, बहन मायावती जी उनके जनक हैं। उनका गढ़ रहा है यूपी, मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां से। जब यूपी में 0 सीट उनका है तो, लेकिन यहाँ तो 2 है। आप अभी चुनाव होगा, अभी ये पिछले सीट की बात कर रहे हैं आप, 2 जो है। जी। जब यूपी में लोग 0 हो गए, जब यूपी में हाथी ने अंडा दे दिया, तो छत्तीसगढ़ में क्या उनका है? भाई छत्तीसगढ़ में कुछ वर्ग थे जो बीएसपी से जुड़े थे, वो सारे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में भी आप उनको शून्य पे ही बोल रहे हो? शून्य ही रहेगा यहाँ छत्तीसगढ़, शून्य ही रहेंगे। 70 विधानसभा में चुनाव होने हैं 17 तारीख को, मतलब वोटिंग पड़ना है, क्या आंकड़ा रख रहे हैं? स्पष्ट 75 पार है हमारा। 70 में 75 पार? नहीं, 75 पार, मतलब 70-75 पार नहीं बोल रहा हूँ। तो मतलब 70 यहाँ से 90 सीट और वहाँ 20 बोल रहे हैं, तो 75 मतलब कहाँ से कैसे रख रहे हैं आप? वहाँ 20 है, मतलब यहाँ कुछ 70 में घट रहा है। नहीं, अब 90 सीट है, क्योंकि आप प्रदेश के नेता हैं, कुल मतलब सचिव। 90 सीट है कुल, उसमें 75 से ज्यादा ही मिलेगा। तो थोड़ा बाइफरकेट करके थोड़ा हम लोग क्रोमोलॉजी समझाएं, मतलब हम इधर कितना मिलेगा? अच्छा, इधर का आप मान के चलिए हर सीट में आप देखेंगे, जैसे बलौदा बाजार की बात मैं करता हूँ,
बलौदा बाजार में कितने विधानसभा हैं? बलौदाबाजार में अभी 3 ही हैं, आएंगे ना। 3 विधानसभा में एक काट गया, आपका बिलाईगढ़, कसडौल, उसमें चल दिया। एक कसडौल हो गया हाँ, कसडोल, भाटापारा और बलौदाबाजार। और बलौदा बाजार। इन 3 सीटों पे पहले बात करें। शिवरतन शर्मा जी से ऊब गए हैं भाटापारा में लोग। वहाँ नया चेहरा युवा वर्ग से खड़े हुए हैं, इंद्र साहब साहू समाज जी का वहाँ बाहुल भी है, और निश्चित रूप से पूरे कांग्रेस एकजुट होकर वहाँ लड़ रही है। और पिछले बार अगर वहाँ पे शिवरतन जीते थे, उसके कारण थे चैतराम साहू जी, जो भी कांग्रेस से लड़ दिए और कांग्रेस का वोट काट दिए थे। इस बार भी तो जोगी कांग्रेस जगह जगह पे नहीं, जोगी कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। अजीत जोगी जी के जाने के बाद जोगी कांग्रेस का अस्तित्व पूरा खत्म हो चुका। अमित योगी ने पाटन से नॉमिनेशन डाला हुआ है। अब वो फ्रस्ट्रेशन है उनका कि वो पाटन से जाके जानबूझ के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब कहीं इसको कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि और कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले पैसा दिए हैं, जाके पाटन से लड़ो करके। अब घोषित है शुरू से जोगी कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। क्या बोलते हैं वकील साहब? इसको मैं सीधा सीधा हमारे जो सचिव महोदय बोल रहे हैं उस फ्रस्ट्रेशन ही समझ सकता हूँ मैं। हम क्यों फंडिंग करें? उनकी पार्टी है, वो स्वतंत्र है, वो चुनाव लड़ते हैं हर जगह जा करके। एक्स सीएम के मतलब आप हैं, उनके बयान से सहमत नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने पैसे नहीं दिए हैं, नो, फंडिंग नहीं की है। नहीं करेंगे भाई, क्यों तो करेंगे? मतलब एक प्रभाव तो रहा है उनका, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल जब बिल्कुल। उनके छत्तीसगढ़ बना पिताजी वास्तव में आदमी कमाए थे, उनके लोग थे, उनके फॉलोवर थे, उनका फायदा तो उनका पुत्र उठाएगा। और अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, यहाँ से जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो सारे उनकी पार्टी से टिकट प्राप्त कर रहे हैं और उस जगह से नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो कितनी जगह खेल खराब कर रहे हैं वो? अब देखिए, पाटन तो निश्चित खेल खराब होगा, पाटन में खेल खराब। पाटन खेल खराब होगा, इसीलिए यहाँ संदीप साहू को उतारा गया है। ये भी चर्चा का विषय है। आप समझिए, विजय बघेल उनके भतीजे हैं, वो चुनाव उनको हरा चुके हैं। अमित जोगी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, शायद सीएम अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। उनकी तलाश है ये कसडोल, इसीलिए लॉन्च कर दिया गया बाहर के प्रत्याशी को। और हम लोग कहते हैं ना, हम अंत्योदय वाले हैं, आखिरी तक जाते हैं। ये हमारा धनीराम धीवर जी, मतलब जिसको लोग पहचानते थोड़ा सा नहीं। इसको स्पष्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे संदीप साहू को इसलिए उतारा गया है कि ये यदि ये जीत जाते हैं जी तो इनको इस्तीफा दिलवा के अपना चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हारना वहां तय है उनका। ये मतलब थिंकिंग है लोगों की। तो इन सारी बातों से ये जो स्पष्ट हो रहा है, सर ने कहा कि तो आप ये मान रहे हैं कि मतलब सरकार में आ रहे हैं वो? मैं कहाँ बोल रहा हूँ सरकार में आ रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। सोच है उनकी, लोगों की सोच है। यानी ये मान रहे हैं कि संदीप साहू यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। अभी तो ये देखिए, हमने इस पे तत्काल जवाब दिया है। तो तत्काल ही तो बाहर के प्रत्याशी को लॉन्च किया गया है। आप मान रहे हैं कि संदीप साहू जीत रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहे हम। खाली करने वाले हम तो जीतेंगे ही यहाँ से कसडोल को। आपने तो लेकिन यही कहा कि अगर संदीप ये लोगों की जीत thinking जाते है। हैं, लोग तो जीत इनको जाते रिजाइन हैं करवा करके और वो यहाँ, ऐसा उनका एक सोच बना, रणनीति बनाकर यहाँ टिकट दिया गया है तो संदीप मतलब साहू अगर को। जीत जाते हैं तो ऐसी बातें हो हाँ, सकती है। सुनिए ना, सुन लीजिए, ये रणनीति है उनका, लेकिन हम उसमें सफल होने नहीं देंगे। इसलिए हम अंतिम व्यक्ति को अवसर दिए हैं, जिसको लोग जानते नहीं है। भाई साहब लोग बोल रहे हैं ना, धनीराम धीवर को कौन जानता है? कोई मत जाने। हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, कमल छाप चुनाव लड़ती है, कि व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। मिलजुल कर हम लोग लड़ते हैं, अंतिम व्यक्ति को भी फायदा पहुंचाने की यही हमारा एक तरीका है। लेकिन आप अगर ये बात बोल रहे हो, अब कहीं ऐसा ना लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही, चूंकि आप लोगों की संख्या दल यहाँ पे कम थी, तो प्रतीत ना हो कि मैं भी आपके तरफ से हो गया है ना। लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो जब टिकट की बात चल रही थी तो उस टाइम में लग रहा था कुछ नए चेहरे आएंगे, लेकिन आप लोगों ने भी तकरीबन सभी उन्हीं चेहरों को रिपीट किया है जो पूर्व में चुनाव हार चुके हैं या फिर पूर्व में रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते हो, या अभी आप धनीराम धीवर को लेकर के एक एग्जाम्पल हर जगह पे देखने को मिलते हैं। हाँ, ठीक कहना है आपका। पुराने लोगों को भी, पुराने चेहरों को भी उतारा गया। जनरली हर पार्टी ऐसा करती है, शीर्ष नेतृत्व होते हैं, उन लोग विचार रखते हैं, है ना। उसके बाद उनको लगता है कि इनको रिपीट करने से पार्टी को प्रॉफिट हो सकता है, निश्चित वहां पे उतारा जाता है। और अंतिम व्यक्ति कहने का मतलब सभी को अंतिम व्यक्ति हो, ऐसा संभव नहीं हो पाता पॉलिटिकल में। तो आप लोग कमजोर पड़ रहे हो वकील साहब आपके इस चर्चा में। अरे नहीं, ऐसा यहाँ कमजोर दिख रही है हमारी। नहीं, इस बात को तो हम स्वीकार करेंगे ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। देखिएगा, यहाँ विधानसभा चुनाव हम लोग जीत रहे हैं 100%। ये 17 तारीख के रिजल्ट के बाद 3 तारीख जो खुलेगी ना जी,
उस पर पुनः मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा, फिर चर्चाएं होगी। चलिए, हमारी शुभकामना भी है आपके साथ। हम सभी को शुभकामना देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी। सवाल भी पूछना और शुभकामना भी देना, ये दो चीज है हमारे पास, जो है वो हम देते रहते हैं आपके पास से। तो शुभकामनाएं हैं कि आप बोल रहे हो कि आप जीते हो, और कांग्रेस पार्टी के साथ शुभकामनाएं हैं कि वो बोल रहे हैं कि वो जीते। तो हमारी शुभकामनाएं दोनों के लिए हैं। और काफी अच्छी चर्चा रही, हम लोग काफी देर से बातचीत किए। एक बार सभी लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो मैं समापन कर लूं, है ना? तो आप सभी इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे थे, चर्चा हुई। यहाँ पे विधानसभा का स्टॉल है, बलौदा बाजार का विधानसभा का स्टॉल, बगल में पत्रकार सदन, नगर पंचायत कार्यालय, पास में ही व्यवहार न्यायालय है। यहाँ से आज दिवाली के दिन हम सभी ने बातें की, भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी, और कुछ शिक्षक समुदाय के भी, कुछ आम लोग भी यहाँ पे हमारे साथ थे। इलेक्शन ब्लूप्रिंट दिखाते रहेंगे हम आपको। मुद्दा क्या है, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है, कैसी हवा बह रही है, इन सारी बातों पे चर्चा हमारी होती रहेगी। हमने पहले भी कहा है कि हमारे कैमरे के सामने प्रतिनिधि भी होंगे और हमारे कैमरे के सामने आम जनता भी होंगे। तो हमारे कैमरे आम जनता के बीच भी हैं और प्रतिनिधियों के बीच भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी दिवाली की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।